आज एसएचएम का अपना लेक्चर 8 है। और लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो फेजर एनालिसिस से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। आज हम जो देखने वाले हैं वो है एनर्जी इन एसएचएम। आज का जो टॉपिक है वो है एनर्जी इन एसएचएम। एनर्जी के बारे में बात करेंगे आज। और एनर्जी में भी बात करें तो हम दो एनर्जी की बात करेंगे। इसमें दो एनर्जी की बात होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। के बारे में दोनों के बारे में देखेंगे, फिर टोटल एनर्जी के बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन करेंगे। पहला जो हम देखेंगे इसमें वो है एनर्जी इन एसएचएम। इसमें हम पहला देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। फर्स्ट देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे, इसको जनरली हम लोग यू से या फिर पी करके लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी और जो बल्ब में जो रिलेशन होता है वो हम जानते हैं कि अगर पोटेंशियल एनर्जी को जब हम डिफाइन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी और जो बल्ब के बीच में फोर्स के बीच में जो रिलेशन आता है वो हम जानते हैं F बराबर में आपका क्या होता है माइनस du अपॉन dx के बराबर। ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है आपका F बराबर में माइनस du अपॉन dx। और मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए यहां से मैंने du को तो अलग किया और माइनस f dx इसको एक साथ लिख दिया। मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए थी, वो कहां से मिलेगी हम जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन करने से। इसका मुझे क्या करना है, समाकलन करना है। समाकलन करते ही मुझे क्या मिल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा एक चीज और, पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा u से लिखते हैं और p u या फिर पी से डिनोट कर देते हैं। और अभी हम जो पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं, हम दो तरीके से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। एक तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म में, दूसरा जो हम करेंगे वो करेंगे टाइम की टर्म में। तो फर्स्ट ये पोटेंशियल एनर्जी, इसमें भी ए करके लिखना है, यहाँ सब हेडिंग लिखना इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हेडिंग और लिखना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे हम जो बात करने जा रहे हैं वो x की टर्म में पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो वो आता है आपका F बराबर में माइनस du अपॉन dx। मुझे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से चाहिए थी, इसलिए मैंने क्या किया, इसको अलग अलग किया, du को अलग लिखा और माइनस f dx को एक साथ लिख लिया। मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए थी तो मैंने क्या किया, इसका समाकलन किया। लेकिन हम जानते हैं f का x के साथ हम लोग समाकलन नहीं कर सकते, कुल मिला के यहाँ पे x की टर्म लानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम एसएचएम में हम बात करें तो हम जानते हैं कि बल जो होता है वो F बराबर में आपका क्या आता है, माइनस kx होता है। ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम एसएचएम की अगर हम बात करें तो एसएचएम में F बराबर में आपका क्या आता है, माइनस में kx आता है। बराबर क्या आता है आपका माइनस kx। और यहां से उठा के अगर ये यहाँ पे रखोगे तो ये आपका आ जाएगा du बराबर में माइनस, ये इंटीग्रेशन माइनस तो पहले से था, f की जगह पे मैंने लिखा माइनस में kx और ये dx। और यहां से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा du का समाकलन अगर हम करें तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, u के बराबर। और ये माइनस माइनस की अगर हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा प्लस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, kx dx के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे और अगर हम बात करें कि तो आपका कैसा है, कांस्टेंट है, तो वो तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x। और उसका हम लोग क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे। तो यहाँ से u बराबर अगर हम बात करें कि तो आ गया बाहर, अंदर जो बचा x dx बचा, और इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। मैं इसका अनिश्चित समाकलन कर देता हूँ, इंडेफिनिट क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ, और उसके बाद में हम लोग लिमिट रख लेंगे बाद में। तो यहाँ से इसकी पावर कितनी है 1, और इसकी पावर जब x की पावर n से अगर इसका समाकलन करोगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 2 अपॉन 2 के बराबर। तो यहाँ से ये आ जाएगा u बराबर में कि x स्क्वायर x की पावर 2 अपॉन
2 के बराबर में प्लस हम क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। अनिश्चित समाकलन किया है मैंने, लिमिट नहीं लगाई है अभी। यहाँ पे अगर मैंने बात करें x की पावर कितनी थी 1, इसका अगर मैं समाकलन करूंगा x की पावर n से कितना आ जाएगा, इसका फार्मूला आप जानते ही हैं कि x की पावर n का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, एक घात इसमें जोड़ देते हैं, एक पावर इसकी बढ़ा देंगे, जो भी इसकी पावर में होता है वो हम कहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। उसी से कितना आ जाएगा x² 2 और प्लस एक क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। ये तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट। अब क्या करें, इसमें लिमिट लगाते हैं। लिमिट हम कुछ ऐसे मान के चल रहे हैं कि जब मेरा कण जो है, हम जान रहे हैं कि मेरा जो कण है ये तो मीन पोजीशन हो गई जहां पे हम लोगों ने x 0 मान रखा है इस केस में, और ये आपका प्लस ए हो गया और ये आपका माइनस ए हो गया, और मेरा जो कण है वो माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में, कहां से, माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, और ये आपकी क्या है, मीन पोजीशन है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि मीन पोजीशन पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है आपकी, यू नॉट है। कितनी है, यू नॉट के बराबर है। हम ये मान के चल रहे हैं, ये मैंने माना है कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू नॉट के बराबर है। और मीन पोजीशन की बात करूं मतलब x 0 पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आपकी, यू नॉट के बराबर। तो जैसे ही आप इसमें x 0 रखोगे तो आपका u किसके बराबर आ जाएगा, यू नॉट के। यहाँ पे ये वाली लिमिट इसमें रख देता हूँ, जब x कितना है तुम्हारा, x 0 है, तब आपका u किसके बराबर है, यू नॉट के है। और जैसे ही आप लिमिट, ये वाली लिमिट अगर इसमें रखोगे तो u बराबर आपका क्या जाएगा, यू नॉट, u की जगह क्या जाएगा, यू नॉट, और एक के हाफ के x की जगह पे क्या जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस c, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ c बराबर आ जाएगा आपका यू नॉट आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा आपका, यू नॉट। और यहाँ से c जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली है लिमिट को रखकर। अब क्या करें, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी u की अगर हम बात करें वो आ जाएगी आपकी हाफ की x² प्लस यू नॉट के बराबर। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी किसी x पर जाके। जैसे ही आप इसमें x 0 रखोगे, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी, यू नॉट के बराबर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी, यू नॉट के बराबर। ठीक है, ये साथ ही साथ नोट करते चलना। यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो U बराबर में आपका आ चुका है हाफ के x² प्लस यू नॉट। जहां पर हम बात करें यू नॉट आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये भी क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। ये कहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। ये तुम्हारी क्या है, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी है। अगर एट मीन पोजीशन x 0 एट मीन पोजीशन पर अगर हम बात करें, आपका अगर यू नॉट जो है अगर 0 है तो हम सीधे सीधे कह देंगे u बराबर आपका क्या हो जाएगा, हाफ के x² के बराबर पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 मान रखी है तब आप कह दोगे किसी x पर जाके जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी आपकी, हाफ के x² के बराबर। कितनी हो जाएगी आपकी, हाफ के x² के बराबर। ये आपकी तभी होगी जब x 0 पर पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट कितनी है, 0। अन्यथा आपकी कितनी रहेगी, हमेशा हाफ के x² प्लस यू नॉट के बराबर इतनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी रहेगी। इतनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या रहेगी। और यहाँ ठीक है ना, कि यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आपने मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने मान रखी है कितनी, 0 मान रखी है, तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी किसी x पर जाके कितनी आ जाएगी आपकी, हाफ के x² के बराबर। कितनी आ जाएगी, हाफ के x² के बराबर। ये आप नोट करो। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है किसी x पर जाके। और ये वाली जनरली आपको यही लिखनी है, हाफ के x²। और ये कब लिखी जाती है, वैसे तो थोड़ा सा ये याद रखनी है कंडीशन, जब आपने मीन पोजीशन पर क्या मान रखा है, 0 मान रखी है, तब आपकी कितनी हो जाएगी, हाफ के x² के बराबर। अच्छा, इसका ग्राफ और देख लेते हैं कि अगर मैं
डिस्प्लेसमेंट एक्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में अगर मैं ग्राफ बना तो वो ग्राफ कैसा आएगा वो देख लेते हैं। एक्स और यू के बीच में ग्राफ जो मैं बनाने जा रहा हूँ किसके बीच में बनाने जा रहा हूँ, u एंड x के बीच में मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम बात करें u की पावर तो कितनी दे रखी है 1 और x की पावर कितनी दे रखी है 2। तो ये एक तरीका से y प्रोपोर्शनल x स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। और ये आपका ग्राफ अगर बात करोगे तो तुम्हारा क्या है, पैराबोला है जो किधर झुकेगा, जिसकी घात कम है और घात इसमें किसकी पावर किसकी कम है, आपकी y की घात इसमें कम है। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहां पे मैंने u लिया और इन वाली एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया x, और ग्राफ जो मैं x की हम बात कर रहे हैं, x कहां से कहां तक हो सकता है प्लस a, और इधर कितना हो सकता है माइनस a के बराबर। माइनस a से लेके x का मान कहां से कहां तक हो सकता है, माइनस a से लेके प्लस a के बीच में हो सकता है। तो इन्हीं के बीच में मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। और जब x का मान कितना है तुम्हारा 0 है, इसके लिए मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। और ग्राफ जो है झुकेगा किधर आप जानते थे, इसका ग्राफ कैसा बनता है आप जानते हो, इस टाइप से बनता है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या होता है y और ये तुम्हारा क्या होता है x होता है। तो यहाँ पे घात किसकी कम है y की, तो किधर झुकेगा ये y की साइड। इधर किसकी घात कम है u की घात कम है, इसलिए u की साइड में ये झुकेगा। और जब x का मान तुम्हारा 0 होगा उस समय पर पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी 0, मतलब ग्राफ तुम्हारा यहाँ से निकलेगा। ठीक है, जब यहाँ पे x का मान भी 0 है और u का मान भी 0 है। और ग्राफ जो मुझे बनाना है वो कहां से कहां तक बनाना है, आपको माइनस a से लेके प्लस a के बीच में बनाना है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ कुछ इस हिसाब से आएगा। इस हिसाब से। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ये तुम्हारा क्या x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या तुम्हारी मिनिमम है, फिर ये लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे आप माइनस में भी जा रहे हो तब भी आपकी लगातार पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। और क्योंकि और ये अधिकतम कहाँ होगी, जब x का मान अधिकतम होगा, और x का मान अधिकतम कितना तुम्हारा प्लस माइनस a के बराबर। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम हो जाएगी u, यहाँ पे तुम्हारी कितनी हो जाएगी मैक्सिमम, और u मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी आपकी हाफ के a स्क्वायर के बराबर। कितनी है, हाफ के a स्क्वायर के बराबर। यहाँ से लगातार मिनिमम अगर हम यहाँ पे आपको क्या मिलेगी u मिनिमम मिलेगी, और वो कितनी है इस केस में तो 0 है। कितनी है 0, और बाकी के केस में कितनी होती u नॉट। अगर हमने मान रखा है यहाँ पे कि मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी 0, तो वही मिनिमम है। उसके बाद आप मीन पोजीशन से चाहे इधर जाओ, चाहे प्लस x में जाओ, चाहे माइनस x में जाओ, आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी। ये आपका ग्राफ आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा ग्राफ आ जाएगा। यहां से अगर हम बात करें इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। एक तो हम बात करें इसकी कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी पैराबोलिक फंक्शन है। ये तुम्हारा कैसा है, पैराबोलिक फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या डिस्प्लेसमेंट में अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तुम्हारी क्या है पैराबोलिक फंक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। दूसरा अगर हम जैसे u मैक्सिमम की बात करें, इस वाले केस में अगर हम u मैक्सिमम की बात करें तो u मैक्सिमम हमें कितना मिल रहा है हाफ के a स्क्वायर के बराबर मिल रहा है। और एक कहां पे मिल रहा है हमें एट x बराबर प्लस माइनस a पर जाके। कहां मिल रहा है एट प्लस माइनस a पर जाकर। ये वाली जो लाइन एक तरीका से वो क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट वाली हाफ के स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपकी, यहाँ पे भी बात करोगे तो हाफ के a स्क्वायर के बराबर। तो अगर हम मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो आ जाएगी आपकी हाफ के a स्क्वायर के बराबर। और वो कहाँ मिलेगी हमें प्लस माइनस a पर, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी आपको अधिकतम मिलेगी। u मिनिमम की अगर हम बात करें इस वाले केस में जब आपने मीन पोजीशन पर जीरो मान रखी है तो 0 आ जाएगी, और इस समय पर x का मान तुम्हारा कितना रहेगा 0। तो मीन पोजीशन पर, यहाँ पर मीन पोजीशन पर अगर हम बात करें तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिलेगी, ये बात है लिख लेना। और मैक्सिमम कहाँ मिलेगी आपको एक्सट्रीम पोजीशन पर प्लस माइनस a पर,
और एक और बात जो है पोटेंशियल एनर्जी वो तुम्हारी क्या है, पैराबोलिक फंक्शन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ये आपका डिस्प्लेसमेंट की टर्म में जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। अब हम टाइम की टर्म में देखेंगे, ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लो। दूसरा जो हम बात करने जा रहे हैं वो है बी। अब बी में अगर हम बात करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम की टर्म में हम बात करने जा रहे हैं। और टाइम की टर्म में अगर हम बात करें तो वो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अभी हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी U बराबर आ चुकी है आपकी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। कितनी आ चुकी है, हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर आपकी क्या आ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है। U बराबर कितनी आ चुकी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और x की अगर हम बात करें, क्योंकि मुझे टाइम की टर्म में चाहिए, तो टाइम की टर्म में अगर मुझे निकालनी है, ये तो डिस्प्लेसमेंट की टर्म में थी पोटेंशियल एनर्जी, मुझे टाइम की टर्म में निकालनी है, तो इस x को क्या करो, टाइम में ले जाओ। और किसी समय t पर अगर हम x डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो x बराबर में क्या आता था आपका, a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये आपकी SHM की इक्वेशन आती थी, ये हम लोगों ने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। और यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं इनिशियल जो फेज है, हम ये मान के चल रहे हैं इनिशियल फेज क्या होता था, फाइव वो कितना आपका 0 है, तो उस केस में x बराबर कितना हो जाएगा, a sin ओमेगा t के बराबर। कितना आ जाएगा, x बराबर में a sin ओमेगा t के बराबर। और ये उठा के अगर इसमें रखोगे तो यहाँ से u बराबर में आपका आ जाएगा हाफ के x की जगह पे अगर ये रखोगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t के बराबर। ये आपकी क्या जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी टाइम की टर्म में u बराबर में हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t के बराबर। ये क्या आ जाएगी, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। एक और चीज जैसे हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर में आपका आता है k बाई m के बराबर। और यहाँ से k की जगह अगर मैं रखना चाहूंगा तो m ओमेगा स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो k की जगह पर अगर ये उठा के रखोगे तो u बराबर आपका आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t। मेनली तो आपको यही याद रखना है, बाकी का आगे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या इस k को गायब करके हम लोग k की जगह पे क्या लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से u बराबर क्या जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। ये आ जाता। अब क्या हम इसमें ग्राफ की बात करते हैं, मुझे ग्राफ बनाना है u और t के बीच में। अगर ये इसकी पावर 2 ना होती तब अगर हम बात करें तो u और t के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते तो वो किसका बन जाता, साइन का ग्राफ बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। और इसका जो ग्राफ आता है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो आपका आ जाता है, यहाँ से मुझे u और t के बीच में मुझे क्या बनाना था, ग्राफ बनाना था। और जैसे ही t इक्वल टू 0 होगा, इस समय t इक्वल टू 0 रखोगे, ये पूरा 0 और साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0 और ये पूरा क्या हो जाएगा 0। मतलब अगर मैं t इक्वल टू 0 समय पर बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। उसके बाद फिर जो ग्राफ जो बनता है वो तो आपका कैसे बनता है, ग्राफ कुछ इस हिसाब से जाता है, फिर ये नीचे आता है। साइन का ग्राफ अगर होता तो ये फिर कहाँ जाता, नीचे जाता। लेकिन आप जानते हो कि जैसे ही अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करते ही u का मान हमेशा कैसा आना, पॉजिटिव। तो ग्राफ तो नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि ग्राफ नीचे अगर आता तो u का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे u का मान नेगेटिव नहीं होना है, तो जो भी पोर्शन नीचे आना था वो तुम्हारा कहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कुछ ग्राफ इस हिसाब से बनेगा, नीचे वाला ग्राफ कहाँ हो जाएगा, सिर्फ ऊपर हो जाएगा। और ये ग्राफ इस हिसाब से बन जाएगा। यहाँ पे ये तो हो गया t इक्वल टू 0। और ये जो आपका अधिकतम जो मिल रहा है वो आपको मिलेगा t बाई 4 पर, ये आपका t बाई 2 पर। इसकी अगर हम बात करें ये आपका 3t बाई 4 पर। और ये वाला जो पोर्शन है वो तुम्हारा क्या कब है, t पर है।
ये अगला आपका कब आ जाएगा 5t/4 पर आ जाएगा। अगर ये साइन का ग्राफ होता सिंपली तो ये वाला पोर्शन कहाँ जाता, नीचे आ जाता, लेकिन ये क्या तुम्हारा स्क्वायर हो रहा है, उसकी वजह से तुम्हारा ये u का जो मान है वो तुम्हारा कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसका ग्राफ आ जाएगा। और यहाँ पे अधिकतम वैल्यू की अगर बात करोगे तो साइन स्क्वायर का अधिकतम मान कितना हो सकता है आपका 1 के बराबर, और मिनिमम कितना हो सकता है इसका 0 के बराबर, इसलिए मिनिमम तो कितना हो रहा है 0, अधिकतम कितना हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। तो ये जो पूरी लाइन है ये किसको दिखा रही है, किसको शो कर रही है, हाफ के ए स्क्वायर को शो कर रही है। और ये कब कब मिलेगा आपको, t/4 पर मिलेगा, 3t/4 पर मिलेगा, t पर मिलेगा। आप इसमें जैसे ही ये वाली वैल्यू रखोगे आपको क्या मिल जाएगा, अधिकतम मिल जाएगा। ओमेगा की जगह क्या रख लेना आप 2π/t, और समय क्या रख लेना t की जगह पर t/4, 3t/4, t और ये 5t/4, ये सारी वैल्यू रखोगे तो आपको u का मान कैसा मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। आपको u का मान कैसा मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। अच्छा एक बात और है इसके बारे में, और जो पॉइंट है वो हमें याद रखनी है, वो ये है कि अगर मैं इस ग्राफ में अगर मैं देखो ये ग्राफ जो है यहाँ से चलना शुरू होता है, फिर से यहाँ आता है, उसके बाद में फिर से ऐसे चलता है। कुल मिला के आप देखोगे ये ग्राफ जो अपने आप को कितने समय बाद रिपीट कर रहा है, t/2 समय बाद, क्योंकि जैसे यहाँ से जैसे शुरुआत होगी फिर से अपने आप को पहले जैसा ही रिपीट कर रहा है, उसके बाद फिर से t/2 समय बाद फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा है। और SHM ये सब आपने नोट कर लिया होगा, SHM की मैं एक इक्वेशन लिखा और उसका ग्राफ देखिए, इसको तो नोट कर ही लेना आप लोग। हाँ इससे रिलेटेड हम ग्राफ ही देख रहे थे ना। अभी हमारा आ गया था u बराबर में कितना आ गया था, हाफ के ए स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। अच्छा x बराबर में क्या होता है आपका a साइन ओमेगा टी के बराबर, ये होता है आपका। यहाँ पे अगर हम जब इसका ग्राफ बना रहे तो आप देखोगे इसका ग्राफ कैसा आया था, यहाँ से तो शुरुआत हुई थी, कुछ ग्राफ ऐसे आया था फिर नीचे गया था, और यहाँ पे अगर हम बात करें आपका कितना था t/4, ये कितना था आपका t/2, और ये कितना था आपका t था, और उसके बाद में फिर ग्राफ कुछ ऐसे गया था, फिर आगे ऐसे गया था, और ऐसे करके आपका ग्राफ बन रहा था। और इस ग्राफ को अगर देखोगे यहाँ से यहाँ तक ये एक ही ग्राफ है, इस t समय के बाद में इस ग्राफ ने अपने आप को क्या किया है, रिपीट किया। ये आपकी क्या थी, SHM की इक्वेशन थी। SHM की अगर हम बात करें तो SHM में जो रिपीटेशन हो रहा था अपने आप को कितने समय बाद रिपीट कर रहा था, t समय बाद रिपीट कर रहा था। कितने समय बाद रिपीट कर रहा था, t समय बाद रिपीट कर रहा था। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप देखोगे तो ये वाला ग्राफ अपने आप को कितने समय बाद रिपीट कर रहा है, t/2 समय बाद रिपीट कर रहा है। कितने समय बाद रिपीट कर रहा है, t/2 समय बाद रिपीट कर रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ये पोटेंशियल एनर्जी अपने आप को रिपीट कर रही है, कितने समय बाद, t/2 समय बाद रिपीट कर रही है। तो पहली बात तो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी इज पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वहां पे तो पैराबोलिक फंक्शन था, यहाँ पे कैसा आपका पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ टाइम, आवर्ती फलन है समय का, कौन, पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो वो ये है कि अगर मैं u मिनिमम की बात करूं, u मिनिमम की मैं बात करूं तो मुझे u मिनिमम कब कब मिल रहा है, एक तो t=0 पर मिला, फिर t/2 पर मिला, फिर t समय, हर t/2 समय के बाद में आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मिनिमम मिलती जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें u मिनिमम की तो कब कब मिल रही है, t=0 पर, फिर t/2 पर, फिर अगला t/2 और इसमें जोड़ दो कितना t, फिर अगला कब मिलेगी 3t/2 पर, फिर अगली 2t पर मिलेगी आपको। इन समय पर आपको क्या मिलती जाएगी, एनर्जी मिनिमम मिलती जाएगी। मैक्सिमम एनर्जी की बात करोगे u मैक्सिमम, ये सारे पॉइंट लिखते जाना साथ ही साथ। u मैक्सिमम की अगर बात करोगे तो u मैक्सिमम आपको कब कब मिल रही है, एक तो मिली है आपको समय जब होगा आपका t/4 के बराबर, कितना हो, t/4। दूसरा जो समय आ रहा है कितना है वो, t/4। दूसरा जो समय आ रहा है इसमें फिर से t/2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3t/4, 3t/4, फिर 5t/4। ऐसे करके जैसे जैसे आप इसमें t/2 समय जोड़ते जाओगे आपको क्या मिलती जाएगी, एनर्जी मैक्सिमम मिलती जाएगी। इन समय पर आपको क्या मिलेगी, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। इन समय पर एनर्जी आपको मिनिमम मिल रही है, इन समय पर आपको क्या मिल रही है, एनर्जी मैक्सिमम मिल रही है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिल रही है।
एक और पॉइंट है जो याद रखना है, वो ये है कि अगर हम SHM की बात करें तो SHM में ये अपने आप को कितने समय बाद रिपीट कर रहा था, T समय बाद कर रहा था, T समय बाद, और यहाँ पे जो रिपीट कर रहा है वो T/2 समय के बाद कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इस कैपिटल T समय में अपने आप को 2 बार रिपीट कर चुकी है, और SHM जो है अपने आप को T समय में कितनी बार रिपीट कर रहा है, सिर्फ एक बार ही रिपीट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक तो ये हो गया, उसके बाद T समय ये हो गया, तो ये कैपिटल T समय में अपने आप को कितने बार रिपीट कर रही है, 2 बार रिपीट कर रही है, और ये कितनी बार रिपीट कर रहा है, 1 बार। तो इसका T समय में अगर मैं बात करूं तो इसके रिपीटेशन कितने हैं, 2, और इसके रिपीटेशन कितने हैं, 1 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एक समय में इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, डबल है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का एक तरीका से रिपीटेशन पर समय होता है वो एक तरीका से। तो उस T समय में ये तो अपने आप को 2 बार रिपीट कर रहा है, और ये SHM कितना कर रहा है, अपने आप को 1 बार ही रिपीट कर रहा है। तो एक पॉइंट आपका ये बन जाएगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM की जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे इस पोटेंशियल एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या हुआ है, डबल है। वो कितनी आपकी, डबल है। एक पॉइंट ये याद रखना है आपका, इन टर्म ऑफ टाइम आपकी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं वो सारे हो चुके हैं। ये आपकी किसी समय T पर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी, हाफ के A² sin स्क्वायर ओमेगा T के बराबर। ये आपकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। आप इसको अच्छे से नोट करो, उसके बाद में हम लोग काइनेटिक एनर्जी फिर टोटल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इसको जल्दी से नोट करो आप लोग। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बात करें वही पोटेंशियल एनर्जी की तरह ही बात करेंगे। फर्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की टर्म में हम लोग बात करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो क्या होती है, हाफ mv² के बराबर। कि काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो होती है आपकी हाफ mv² के बराबर। और अगर मैं v की बात करूं वो भी डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म में, तो आप जानते हो कि किसी x पर जाके जो वेलोसिटी v होती है वो होती है आपकी v बराबर में ओमेगा अंडरूट में a² माइनस में x² के बराबर। कितनी होती है आपकी, v बराबर में ओमेगा अंडरूट में a² माइनस x² के बराबर। और ये आप उठा के जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा आपकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा ओमेगा², और ये a² माइनस में x² के बराबर। और एक चीज़ और हम जानते हैं कि अगर हम ओमेगा² की अगर हम बात करें तो ओमेगा² बराबर में आपका कितना आता है, k/m आता है। और यहाँ से m ओमेगा² की बात करोगे तो वो कितना आ जाएगा तुम्हारा, k के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से m ओमेगा² बराबर कितना आ जाएगा, k। तो यहाँ से हाफ k a² माइनस में x² के बराबर, ये आपकी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये आपको याद रखना है कि किसी x पर जाके अगर मैं बात करूं तो किसी x पर जाके जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, हाफ के a² माइनस x² के बराबर। कितनी आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, बराबर कितनी आ जाएगी आपकी, हाफ के a² माइनस x² के बराबर आ जाएगी। यहाँ से हम लोग इसका फिर क्या देखेंगे, ग्राफ वगैरह देखेंगे। अच्छा, एक और बात, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ, इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले, ग्राफ कैसा आता है उसके बाद हम लोग देखेंगे। ये सारा नोट कर लेना आप साथ ही साथ कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ पे अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी की, मैं काइनेटिक एनर्जी और x के बीच में मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की घात कितनी है, 1, और यहाँ पे तुम्हारी घात कितनी है, 2 घात है। कितनी है, 2 घात है। लेकिन x से पहले, x² से पहले क्या लग रहा है आपका, माइनस लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका जो ग्राफ आता है, कि अगर हम ग्राफ की अगर हम बात करें, इस एक्सिस पे मैंने लिया काइनेटिक एनर्जी
और इधर लिया मैंने x, और x हम जानते हैं कि जब भी कोई कण SHM कर रहा होता है तो x होता है आपका -a से लेके +a के बीच में ही होता है। आपको इन्हीं के बीच में आपको क्या बनानी है, इन्हीं के बीच में आपको क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, और इन्हीं के बीच में आपको ग्राफ बनाना है। और देखो नीचे तो ग्राफ आएगा ही नहीं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ढूंढते हैं, पॉइंट ढूंढेंगे उसके बाद हम लोग क्या बना देंगे, ग्राफ बना देंगे। अच्छा, अगर मैं x = 0 पे बात करूं, मतलब मैं मीन पोजीशन पर अगर मैं बात करूं तो मीन पोजीशन पर x = जैसे 0 रखोगे तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी ½ और ये आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि उसके बाद तो आप x की वैल्यू जितनी भी रखते जाओगे वो वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ये काइनेटिक एनर्जी। तो अगर x का मान जैसे 0 रखोगे, मीन पोजीशन पर अगर बात करोगे तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी अधिकतम होती है, और वो कितनी आती है आपकी, ½ के बराबर, ½ के बराबर। फिर आप जैसे ही आप +x में जाओगे तो अगर आप +a में पहुंचोगे, +a पर पहुंचोगे, ये तुम्हारा क्या है, +a पे एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचोगे, तो जैसे जैसे x का मान बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी का मान घटता जाएगा, और जैसे ही आप +a पर पहुंचोगे तो वहां पर a इसमें रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब पॉइंट कौन सा मिलेगा आपको, ये वाला मिलेगा। और जैसे ही आप इधर -x में जाओगे तब भी आप -a पर पहुंचोगे तो -a और -a का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, +a का स्क्वायर, और इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, फिर से 0, और अगला पॉइंट कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो ग्राफ आपका इसका जो बनता है वो कुछ इस हिसाब से आता है। ये भी क्या है, पैराबोला ही है, लेकिन ये कौन सा, इन्वर्टेड पैराबोला है। इन्वर्टेड मतलब एक तरीका से क्या है, ये उल्टा पैराबोला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके बारे में जो पॉइंट याद रखना वो तो एक तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्टेड पैराबोलिक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहली बात तो ये है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट का इन्वर्टेड पैराबोलिक फंक्शन होती है। दूसरी बात अगर हम करें इसके बारे में, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बारे में बात करूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो वो हमेशा ही, इसमें आप देखो वहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी में तो हमें मीन पोजीशन पर कुछ मान रहे थे, उसके बाद में हम किसी x पे जाके डिसाइड कर रहे थे। यहाँ पे तो किसी x पे आप सीधा सीधा कितना लिख दोगे, ½ -x², और उसमें भी अगर मैक्सिमम की बात करोगे तो मैक्सिमम मिलेगी आपको मीन पोजीशन पर, जहाँ पर x = कितना है, 0 है। और जैसे ही आप मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम आ जाएगी ½ के बराबर, और ये आपको मिलेगी मीन पोजीशन पर, और बोले तो x = 0 पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, x = 0 पर आपको क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी अधिकतम मिल जाएगी, मैक्सिमम मिल जाएगी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमेशा ही कितनी होती है, ½ के बराबर। और वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ रही थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ रही थी, अगर हम बात करें तो ½ के बराबर। ये तब थी जब आपने मीन पोजीशन पर 0 मान रखी थी। अन्यथा अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर कितनी आएगी, अधिकतम वाली कितनी आएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम आती है, और कितनी आएगी वो, ½ प्लस U0 के बराबर। अगर आप U0 को 0 मान लोगे तो आपकी अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, ½ के बराबर। तो वहाँ पे तो हमें देखना पड़ेगा कि मीन पोजीशन पर कितनी है, उसके बाद ही हम मैक्सिमम के बारे में बात करेंगे। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम हमेशा कितनी होती है, ½ के बराबर। मतलब आपको k की वैल्यू मिल जाए और आपको क्या मिल जाए, एम्पलीट्यूड मिल जाए, a मिल जाए, तो आप सीधे कितनी बता दोगे, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी ½ के बराबर। ये इसके बारे में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगर मैं मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी मिल रही है हमें, 0 के बराबर। कितनी मिल रही है, 0 के बराबर मिल रही है। और ये हमें कहाँ मिल रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, क्योंकि आप जानते हो कि जब कोई भी कण SHM कर रहा होता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर जाके कण रुक जाता है, रुक गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, वेग 0, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी मिलेगी, 0 के बराबर, और वो कहाँ मिलेगी, +- a पर। कहाँ मिलेगी, +- a पर।
ये सारी बात आप क्या करो, नोट करो। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इन टर्म ऑफ टाइम में हम बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया एक तो काइनेटिक एनर्जी कैसा, इन्वर्टेड पैराबोलिक फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अधिकतम हमें कहाँ मिलेगी, ये मीन पोजीशन पर मिलेगी, और वो कितनी मिलती है, हमेशा ही हाफ के स्क्वायर के बराबर। मिनिमम कहाँ मिलेगी आपको, एक्सट्रीम पोजीशन पर, और कितनी मिलेगी, 0 के बराबर, ठीक है। ये हो गया, आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इन टर्म ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं कि टाइम की अगर टर्म में अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है। इन टर्म ऑफ टाइम हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, बी देख लेते हैं कि इन टर्म ऑफ टाइम अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आती है, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर। मुझे अब जो वेग है उसको लाना है समय के फलन में, किस में लेके आना है, समय के फलन में लाना है। और समय के फलन में अगर मैं v की बात करूं तो v बराबर कितना आता है आपका, निकाला था हमने, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। ये आपको याद है पहले से कि v बराबर अगर हम बात करें तो कितना होता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अगर मैं ये मान लूँ इफ़ इनिशियल फेज फाई इक्वल टू कितना है आपका, 0 है, कितना है 0, तो यहाँ से v बराबर कितना आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और जैसे ही आप v अगर उठा के यहाँ पे रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, और v की जगह पर ये उठा के रखोगे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कितना आ जाएगा, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और इसको मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ आपको कुछ समझ में आ ही रहा होगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर बराबर हम बात करें तो कितना होता है, के बाई एम होता है। तो एम ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ जाता है आपका, के बराबर। और ये उठा के अगर एम ओमेगा स्क्वायर की जगह पे के रखोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ, इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, के और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही थी समय के फलन में, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करें कितनी आ जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा इसके बारे में 2-3 जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। उसके बाद ये भी कंप्लीट होता है, फिर टोटल एनर्जी देखेंगे कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। मुझे ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी, किसके बीच में बनाना है, काइनेटिक एनर्जी और समय के बीच में मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। काइनेटिक एनर्जी और समय के बीच में ग्राफ बनाना है। अगर मुझे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर ये स्क्वायर ना होता तो काइनेटिक एनर्जी और समय के बीच में ग्राफ बनाता तो किसका ग्राफ बन जाता, कॉस का ग्राफ बन जाता। लेकिन अब किसका बनाना है, कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। कॉस स्क्वायर का कैसा ग्राफ होगा, वही जो नीचे वाला पोर्शन है वो तुम्हारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जस्ट उसकी इमेज बन जाएगी कहाँ, ऊपर बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी, ऊपर बन जाएगी, नीचे वाला पोर्शन। क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम नहीं हो माइनस नहीं हो सकती। जितनी भी माइनस वाला पोर्शन है वो तुम्हारा किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, टी इक्वल टू 0 समय पर अगर मैं बात करूं, जैसे इसमें 0 रखोगे ये 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1। और काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी, अधिकतम कितनी, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। तो मतलब ये लाइन जो है मैं बना लेता हूँ, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर है। तो ये आपकी अधिकतम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। और टी इक्वल टू 0 समय पर अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। जैसे आप इसमें टी इक्वल टू 0 रखोगे, कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 1, और आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर, कितनी आ जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। और यहाँ से जो ग्राफ बनाओगे कुछ बेटा इस हिसाब से बनेगा, ये आपका इसका ग्राफ बन जाएगा इस हिसाब से। यहाँ पे ये जो है आपको कब मिलेगा, T/4 पर। इसकी बात करें ये आपको कब मिलेगा, T/2 पर। ये आपको कब मिलेगा, 3T/4 पर। कब मिलेगा ये, 3T/4 पर। इसकी बात करोगे ये आपका कब मिलेगा, T पर मिलेगा। कब मिलेगा आपको, T पर मिलेगा। कब मिलेगा, T पर मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक देखो एक ही ग्राफ है। इसके बाद में देखो ये जो ग्राफ है ऐसा का ऐसा ही है, मतलब यहाँ
t/2 समय के बाद में ये ग्राफ भी अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अपने आप को कितने समय बाद रिपीट कर रही है, t/2 समय के बाद में रिपीट कर रही है। जैसे ही यहाँ से t/2 समय फिर से होता है तो ये फिर से ऐसे रिपीट करेगा आगे की ओर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी है तुम्हारी, पीरियोडिक फंक्शन है। ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। पीरियोडिक काइनेटिक एनर्जी क्या है तुम्हारा, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, समय का कैसा है, आवर्ती फलन है, पीरियोडिक फंक्शन है। दूसरी बात जो हम बात करें इसके बारे में वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बारे में अगर हम बात करें, मैक्सिमम आपको कहाँ मिल रही है कि काइनेटिक एनर्जी, पहली बात तो मैक्सिमम कितनी है आपकी, हाफ के ए स्क्वायर। यही हमने कब देखा था, आपका एक्स के फलन के रूप में देखा था, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। और ये आपको कब मिल रही है, जब t इक्वल टू कितना है आपका, 0 है। अगली कब मिल रही है, t/2 समय बाद, क्योंकि हर t/2 के बाद में आपको क्या कर रही है, फलन अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो t इक्वल टू 0 पर अगर अधिकतम मिल रही है तो अगली अधिकतम कब मिलेगी, t/2 पर, फिर अगली अधिकतम कब मिलेगी, t पर, फिर अगली अधिकतम कब मिलेगी, 3t/2 पर मिलेगी, एंड सो ऑन। ऐसे ही आपको t/2 जोड़ते जाना, आपको अधिकतम काइनेटिक एनर्जी मिलती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम की बात करूं मैं, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं मिनिमम बात करूं तो वो तुम्हारी कितनी मिलेगी, 0। और ये कहाँ मिल रही है, पहली बात काइनेटिक एनर्जी 0 किस किस समय पर मिल रही है, t/4 पर। फिर अगली कब मिलेगी, मिनिमम कब रिपीट कर रही है, t/2 समय बाद। तो जैसे इसमें t/2 जोड़ोगे कितनी मिल जाएगी, 3t/4। फिर अगली कितनी आ जाएगी, 5t/4। ऐसे करके अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करती जाएगी, एंड सो ऑन। अगर हम बात करें मैक्सिमम कितनी होती है आपकी, हाफ के स्क्वायर होती है, और कितनी हाफ के स्क्वायर, और एक कब मिलती है, t इक्वल टू 0, t/2, t और 3t/2। मिनिमम कितनी होती है, 0 के बराबर। और कहाँ मिलेगी आपको ये, t/4, 3t/4 और ये 5t/4 के बराबर। इन समय पर आपको क्या मिलेगी, मिनिमम मिलेगी। क्या मिलेगी, ये मिनिमम मिलेगी। अच्छा, एक और बात जो लास्ट पॉइंट उसमें जब हम बात किए थे कि इस t समय में मैं बात करूं, इस t समय में मैं बात करूं, ग्राफ अपने आप को कितनी बार रिपीट किया है, 2 बार रिपीट किया है। कितनी बार रिपीट किया है, 2 बार। ये काइनेटिक एनर्जी अपने आप को कितनी बार रिपीट की है, 2 बार। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, अच्छा SHM अपने आप को t समय में कितनी बार रिपीट करता है, 1 बार। ये तो उसकी मेन डेफिनेशन सी होती है कि SHM अपने आप को t समय में 1 बार ही रिपीट करता है। ये अपने आप को कितने रिपीट करता है, 2 बार रिपीट करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा। इसके रिपीटेशन उतने ही समय में 2 बार हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। कि SHM की जो फ्रीक्वेंसी है उससे काइनेटिक एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी क्या होती है, डबल होती है। ये आपका क्या हो गया, समय के फलन के रूप में आपकी क्या हो चुकी है, काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट हो चुकी है। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको नोट करो, फिर हम लोग टोटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। हाँ, टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी में बात करें तो वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर आपकी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी। फिर से वही इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल के देखते हैं, इन टर्म ऑफ टाइम हम निकाल के देखते हैं। तो पहले मैं निकाल दे रहा हूँ इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो तुम्हारी कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हम पहले देख चुके हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो तुम्हारी कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे मेरी क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी। और यहाँ से टोटल एनर्जी अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, यहाँ से हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के, इनको मैं अलग अलग कर लिया मैंने, यहाँ से हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ के एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। और देखो ये कैसी आ गई, कांस्टेंट। ना तो इसमें समय है ना ही तुम्हारा क्या है, एक्स है। मतलब आप किसी भी समय पे अगर बात करोगे या फिर किसी भी एक्स पर बात करोगे, टोटल एनर्जी कितनी आएगी, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर आएगी। कितनी आएगी, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इन टर्म ऑफ टाइम बात कर लेते हैं।
ये बस कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इन टर्म ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं, इन टर्म ऑफ टाइम अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्या होती है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर होती है, क्या होती है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर होती है। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर। टोटल एनर्जी की बात करें, दोनों को जोड़ दें, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसमें से जो कॉमन आ जाएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर, और यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, कॉस स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर। तो यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये हाफ के ए स्क्वायर, और ये तुम्हारा कैसा है, कांस्टेंट। मतलब आप किसी भी समय पर बात करो या फिर किसी भी एक्स पर बात करो, कहीं पे भी अगर बात करो, कण की टोटल एनर्जी हमेशा ही कितनी आएगी, हाफ के ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट आएगी। कितनी, हाफ के ए स्क्वायर। ना तो ये समय पे निर्भर करेगी, ना ही ये आपके किस पर निर्भर करेगी, विस्थापन पर निर्भर करेगी, मतलब किसी भी एक्स पर निर्भर करेगी। काइनेटिक एनर्जी जो टोटल एनर्जी जो डिपेंड करेगी वो किस पर डिपेंड करेगी, ए पे। एक तो करेगी आपकी आयाम पर निर्भर करेगी, किस पर निर्भर करेगी, ए है इसके अंदर, ए पर निर्भर करेगी। दूसरी जो है वो के पर निर्भर करेगी। के की बात करें तो के बराबर आपका क्या आ रहा था, एम ओमेगा स्क्वायर। के बराबर क्या आ रहा था, एम ओमेगा स्क्वायर। तो ये सारे पॉइंट लिख लेना। पहली बात तो कि अगर टोटल एनर्जी जो है वो कैसी है आपकी, कांस्टेंट, हर समय पर हर विस्थापन पर टोटल एनर्जी जो है वो कितनी है, नियत है, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। ये जो निर्भर कर रही है वो सिर्फ किस पर निर्भर कर रही है, ए पर निर्भर कर रही है, और किस पर निर्भर कर रही है, के पर। और के की बात करें तो वो किस पे, जो ब्लॉक एसएचएम कर रहा है उसका द्रव्यमान कितना और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस पे। तो ये तीन चीज़ों पर निर्भर कर रही है टोटल एनर्जी, ए पर, एम पर और ओमेगा पर। इन तीन चीज़ों पर निर्भर करेगी। बाकी के एनर्जी जो है कैसी है, हमेशा कांस्टेंट है। ना तो ये कि समय के साथ बदलेगी, ना ही ये एक्स के साथ बदलेगी। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें टोटल एनर्जी के बारे में हो जाती हैं। अब इससे इन दोनों का कंबाइंड ग्राफ देख लेते हैं कि इनका कंबाइंड ग्राफ कैसे आता है, वो देख लेते हैं। कि अगर मैं कंबाइंड ग्राफ की बात करूं, इसी में कंबाइंड ग्राफ की अगर मैं बात करूं, इन दोनों को मिला के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिक्स करके अगर मैं कंबाइंड ग्राफ बनाऊं, कंबाइंड ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो कंबाइंड ग्राफ जो आएगा आपका, कंबाइंड ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक्स है और ये आपका क्या है, इस पे हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पहले अच्छा एक्स पे अगर मैं बात करूं, ग्राफ जो बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में बनेगा। कहाँ से कहाँ तक बनेगा, माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में बनेगा। कहाँ से, माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में ग्राफ बनेगा। अच्छा पहले मैं बना लेता हूँ आपका पोटेंशियल एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं ग्राफ बताऊं आपको तो कैसा ग्राफ आ रहा था, आपने देखा ही था कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ जो आ रहा था वो कुछ ऐसा आ रहा था, कुछ इस हिसाब से। और ये आपका कितना था, ये वाली जो लाइन थी वो कितनी थी, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा आ रहा था, ये वाला आ रहा था। मतलब x इज इक्वल टू 0 मीन पोजीशन पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका किसका था, पोटेंशियल एनर्जी का। और ये जो ग्राफ है, ये वाला जो आ रहा था वो किसका था, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ था। मीन पोजीशन पर अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी तो अधिकतम है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपकी कैसी है, मिनिमम है। टोटल एनर्जी की बात करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितनी आ जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर। हर समय पर आप चाहे एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाओगे, वहाँ पे भी अगर बात करोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी तो मिनिमम है कितनी, 0। पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम है कितनी, हाफ के स्क्वायर के बराबर। दोनों को जोड़ोगे टोटल कितनी है, हाफ के स्क्वायर के बराबर। ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ है ये वाला, ये आपका किसका है, ई टोटल का ग्राफ है।
टोटल एनर्जी का एक कांस्टेंट लाइन बनेगी किसकी, हाफ के ए स्क्वायर की, किसकी, हाफ के ए स्क्वायर की। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा ये वाले पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस पे, इस एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी लेके चल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी में मैंने लिए इस पे, टोटल एनर्जी, तीनों के ही ग्राफ बनाए मैंने, कंबाइंड ग्राफ बनाया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस जगह पर, इस वाले पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं। इस एक्स पर अगर मैं बात करूँ, इस एक्स पर दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, बराबर है। ये देखो ग्राफ थोड़ा सही नहीं बना, ये दोनों क्या बराबर आनी चाहिए, एक सीध में आनी चाहिए, है ना, ये इसी के बराबर में है। थोड़ा सा इसको सही बनाना पड़ेगा कि अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा, क्योंकि इसके बराबर ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट पे भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है। अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कहाँ बराबर होती है, दोनों को अगर बराबर करोगे तो आपको x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी a/√2 और इधर x की एक और वैल्यू मिलेगी x बराबर में -a/√2। आप रख के देख लेना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में, तो आप देखोगे x बराबर a/√2, x बराबर -a/√2। इन दोनों पर जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है वो दोनों कैसे हैं, बराबर है, वो दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है बेटा, ये आपका टोटल एनर्जी से रिलेटेड हो जाता है। बाकी का ये ग्राफ आप थोड़ा सा अच्छे से बना लेना, ये थोड़ा सा कर्व अच्छे से देना, ये भी एक कर्व अच्छे से देना, पैराबोलिक फंक्शन है और ये इन्वर्टेड पैराबोला बनाना, दोनों को ही सही से बनाना। और ये दोनों पॉइंट एक ही सीध में आएंगे, ये दोनों पॉइंट क्या आएंगे, एक ही सीध में, और इसको थोड़ा सा सही से बना लेना। और ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाती है आपकी हाफ के, सॉरी 1/4 के ए स्क्वायर के बराबर। मतलब टोटल एनर्जी जो है उसका क्या आ जाएगी, आधा आ जाएगी। कब, x बराबर -a/2 पर और x बराबर में +a/√2 पर, x बराबर -a/√2 पर और x बराबर +a/√2 पर। जब आप रख के देखोगे तो आपकी एनर्जी जो आ रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी आ रही होगी, 1/4 के ए स्क्वायर के बराबर। इसको थोड़ा सा सही से बना लेना, एक ही लाइन में आनी चाहिए दोनों पॉइंट, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। टोटल एनर्जी आपकी हो जाती है, बाकी का आपका एवरेज एनर्जी है उससे वो बतानी है आपको, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ जाएंगे। थैंक यू। ठीक है ना, आप अच्छे से नोट कर लेना और पढ़ लेना इसको।